शिल्पी जैन पटना शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। 23 वर्ष की शिल्पी खूबसूरत भी थी और वो मिस पटना भी रह चुकी थी। एक गौतम जैन हुआ करते थे। वो और उनका परिवार विदेश में रहता था, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी होने की वजह से गौतम अपने माँ बाप को विदेश में छोड़कर पटना चले आए थे। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए शिल्पी जैन के रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। बिहार में उस समय राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर हुआ करती थीं। साधु सिंह नाम का व्यक्ति उनका भाई हुआ करता था। साधु सिंह का बिहार में ऐसा जलवा था कि पुलिस तो क्या, साधु सिंह खुद बिहार के सरकार हुआ करते थे। उज्जवल जैन पटना में कपड़े के एक बहुत बड़े कारोबारी हुआ करते थे। शिल्पी जैन उज्जवल जैन की बेटी थी। शिल्पी पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी और अपने स्कूल में अव्वल आया करती थी, इसलिए उसके माँ बाप उस पर ज्यादा बंदिश नहीं लगाते थे। शिल्पी जैन पढ़ने लिखने के साथ ही साथ खूबसूरत भी बहुत थी और उसने पटना ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस पटना का खिताब भी जीता था। घटना के समय शिल्पी पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ रही थी। इस कहानी का दूसरा अहम किरदार गौतम सिंह था। गौतम सिंह को भी शिल्पी के साथ बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया गया था। गौतम सिंह के पिता विवेक सिंह अपने परिवार के साथ लंदन में रहा करते थे, लेकिन चूंकि वो पटना के रहने वाले थे और उनका पूरा खानदान पटना में ही रहता था, वो समय समय पर पटना आया करते थे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के वो काफी करीबी थे। 1999 में लालू प्रसाद चारा घोटाला में फंस जाते हैं और उन्हें जेल हो जाती है। बिहार की सत्ता लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के हाथ आ जाती है। राबड़ी देवी को बिहार की सरकार को चलाने में उनका भाई साधु यादव सहयोग करने लगता है। बस यहीं से साधु यादव पूरी सत्ता पर हावी हो जाता है और मनमानी करने लगता है। आलम यह था कि सभी छोटे बड़े अधिकारी साधु यादव के आगे पीछे घूमने लगे थे। उस समय जंगल राज जैसा था। ऐसे में राजनीति में प्रवेश की ललक गौतम सिंह का साधु यादव के करीब आना लाजमी था। गौतम सिंह जानता था कि उसके लिए राजनीति के सभी दरवाजे साधु यादव से ही होकर निकलते हैं। वो इस बात को भली भांति समझता था कि साधु यादव के सहारे उसे राजनीति में एंट्री मिल सकती है। गौतम की दोस्ती शिल्पी जैन के साथ थी। एक दिन जब शिल्पी रिक्शे पर बैठकर अपने क्लास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जा रही थी, रास्ते में उसे कार पर सवार गौतम का एक दोस्त मिलता है। उसने शिल्पी को कार से इंस्टीट्यूट छोड़ने को कहा। क्योंकि शिल्पी उसे जानती थी, वो रिक्शे से उतरकर कार में बैठ जाती है, लेकिन लड़का शिल्पी को इंस्टीट्यूट ले जाने के बजाय पटना के आउटर एरिया में स्थित फुलवारी शरीफ के वाल्मी गेस्ट हाउस लेकर पहुंचता है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ न जाकर कार दूसरी ओर चल पड़ती है, तो शिल्पी इसका विरोध करते हुए लड़के से पूछती है कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। तो लड़का कहता है कि गौतम उसका गेस्ट हाउस में इंतजार कर रहा है और उसने ही उसे लाने के लिए भेजा है। शिल्पी ये सुनकर निश्चिंत हो जाती है। शिल्पी जैन गौतम सिंह की गर्लफ्रेंड थी। दोनों ही एक दूसरे को काफी चाहते थे। उनका आपस में शादी करने का इरादा था। दोनों ही पैसे वाले और रसूख परिवार से थे। शिल्पी की मुलाकात गौतम सिंह से सिल्वर ओक नाम के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। ये सिल्वर ओक रेस्टोरेंट गौतम सिंह ने साधु सिंह के साथ पार्टनरशिप में खोली थी। इस मुलाकात के बाद कहीं न कहीं किसी न किसी इवेंट पर गौतम सिंह की शिल्पी से मुलाकात होती रही, जो धीरे धीरे प्यार और चाहत में बदलती गई। गौतम का दोस्त शिल्पी को गेस्ट हाउस लेकर पहुंचता है। गौतम सिंह को गेस्ट हाउस के किसी व्यक्ति ने खबर दी कि शिल्पी गेस्ट हाउस में है। गौतम घबराकर भागा भागा गेस्ट हाउस पहुंचता है, क्योंकि वो गेस्ट हाउस बदनाम था और अय्याशी का अड्डा था, जहां वैश्याओं का आना जाना था। अय्याशी के अलावा वहां
और भी कई तरह के गलत काम होते थे। गेस्ट हाउस पहुंचने पर गेस्ट हाउस के अंदर का नजारा देखकर गौतम के होश उड़ गए। बहुत कम कपड़ों में शिल्पी भागती नजर आई। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और कुछ लोग उसके साथ झपटा झपटी कर उसकी अस्मत को लूटने की कोशिश कर रहे थे। गौतम शिल्पी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कई थे और ऊपर से उन दरिंदों पर पागलपन सवार था। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने गौतम को दबोच लिया और कुछ ने शिल्पी को पकड़ा। दोनों बेचारे उन दरिंदों के सामने हाथ पसार कर गिड़गिड़ाते रहे, उनको समझाने की कोशिश करते रहे कि वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, लेकिन जिस पर हैवानियत का भूत चढ़ा हो। जब एक कमजोर, एक असहाय स्त्री को देखकर पागल हो जाते हो, उनका दिल भला कैसे पसीजता। दबी जबान में वहां के लोग कहते हैं कि शिल्पी की चीखें व सिस्कारियों का दम घुटता रहा और वो लुटती रही। गौतम के विरोध को सहन न कर सकने की वजह से उन दरिंदों ने उस बेचारे को गला दबाकर उसी समय मार डाला था। शिल्पी का सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसका भी गला दबाकर मार डाला गया। शिल्पी के इंस्टीट्यूट से घर न लौटने पर घर वाले परेशान हो उठे और शिल्पी के दोस्तों और जानने वालों को संपर्क कर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब शिल्पी के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली, उसके बारे में जब कुछ भी पता नहीं चला, तो थक हार कर शिल्पी के घर वाले पुलिस थाने पहुंचे। चूंकि शिल्पी का परिवार रसूख वाला था, पुलिस एक्शन में तो आई, लेकिन शिल्पी का पता लगाने में नाकामयाब रही। 3 जुलाई की रात को 8:30 बजे पुलिस किसी मुखबिर की जानकारी के आधार पर पटना के फुलवारी शरीफ स्थित विधायक क्वार्टर्स पर पहुंची। गैरेज में पुलिस को गौतम सिंह की सफेद रंग की जेन कार मिली। इस कार में उनको गौतम सिंह और शिल्पी की लाश मिली। गौतम के शरीर पर सिर्फ पैंट थी, शिल्पी का शरीर भी अर्धनग्न अवस्था में था। शिल्पी के शरीर के ऊपरी हिस्से पर सिर्फ एक टी शर्ट थी। ये टी शर्ट गौतम की थी। साधु यादव का बिहार में रुतबा था, सरकार पर उसका दबदबा था। साधु यादव कोई मामूली आदमी नहीं था, वो चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी का भाई था। बिना पोस्टमार्टम के ही पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या करार दिया। कार सीज करते वक्त कोई भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट नहीं आया। पुलिस कार को ड्राइव कर थाने ले गई और सारे फिंगरप्रिंट्स खत्म हो गए। कहा जाता है कि पुलिस बहुत हड़बड़ी में थी और गौतम का अंतिम संस्कार उसी रात कर दिया गया। भला इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? विपक्ष ने काफी हंगामा किया। दहला देने वाली इस घटना को लेकर बिहार में चारों तरफ प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हो गए। राबड़ी देवी की सरकार पर जब दबाव पड़ा तो सितंबर में राबड़ी देवी ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन उनकी जांच भी कहीं नहीं पहुंची। डीएनए जांच के लिए सीबीआई ने साधु यादव से उनका खून मांगा। साधु यादव ने खून देने से साफ मना कर दिया और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं कर सकी। गौतम के भाई प्रशांत को जब केस में कुछ होता नजर नहीं आया तो वो केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते थे, लेकिन 2006 में उनको किडनैप कर लिया गया। 2 दिनों के बाद जब वो घर लौटे तो प्रशांत नहीं रह गए थे। वो गौतम के मर्डर की घटना को भूल चुके थे और केस की फाइल आत्महत्या पर ही बंद हो गई। लेकिन कई सवाल आज भी रह रहकर लोगों के जहन में उठते हैं। क्या आत्महत्या कोई नग्न होकर करता है? पुलिस साधु यादव के आवास के गैरेज में कैसे पहुंची? पुलिस इतनी हड़बड़ी में क्यों थी? पोस्टमार्टम उसी रात को करवाई, अंतिम संस्कार भी उसी समय करवा दिया। साधु यादव के डीएनए जांच के मना करने पर सीबीआई ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सवाल आज भी जिंदा हैं। इस दुखद घटना पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ लोगों को सजग करना है। किसी के दिल को दुखाने का कोई मकसद नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।